जी बेटा, चैप्टर नंबर 7 हम मैकेनिक्स की बुक का शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट लेंगे हम। आप मुझे बता सकते हैं बेटा डायनामिक्स किसे कहते हैं? कोई स्टूडेंट? सर मैकेनिक्स। इन मोशन। हाँ ठीक है। देखिए मैकेनिक्स के जो है ना वो मेन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है उसे, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। जो स्टैटिक्स होती है ना वो डील करती है बॉडी को जब वो रेस्ट की हालत में हो, और डायनामिक्स है वो क्या है, डील करता है कि जब बॉडी जो है वो मोशन में हो। यानी कि डायनामिक्स की डेफिनेशन हम यूं करेंगे, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडीज। ठीक है, रिपीट कीजिए, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद deal with द the मोशन motion ऑफ, of body. जी, Deal with the motion of the मोशन ऑफ द बॉडीज। अब डायनामिक्स की आगे दो टाइप्स हैं जी, एक काइनामेटिक्स जो बेसिकली हमारा ये चैप्टर है, और दूसरी है काइनेटिक्स सिर्फ। ठीक है, अब काइनामेटिक्स ये तो देखे, पहले हमने डिसाइड कर लिया कि डायनामिक्स में हमने पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करना है, बॉडी की मोशन को डिस्कस करना है। तो काइनामेटिक्स क्या है? ये डायनामिक्स की वो ब्रांच है जो डिस्क्राइब करती है द मोशन ऑफ द बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देखिए, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion of a body without any reference to the forces acting on it is called kinematics। यानी कि हमने पार्टिकल की मोशन को, बॉडी की मोशन को ही डिस्कस करना है, लेकिन हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे कि उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, जैसे उसका मैस है, या जैसे उस पे फ्रिक्शन आ गई, या बाकी सारी चीजें एक्सटर्नल फोर्सेस, इसका हम जिक्र नहीं करेंगे, इनको हम ख्याल में नहीं रखेंगे। ये बात क्लियर होगी बेटे आपको? काइनेमेटिक्स Yes, sir. वो वाली ब्रांच है मैकेनिक्स की, या आगे हम इसको कह सकते हैं कि डायनामिक्स की, जिसमें हम पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करेंगे विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। हम उन फोर्सेस पे ध्यान नहीं देंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे जो उस पे अमल कर रही हैं, सिर्फ हम उसकी मोशन को डिस्कस करेंगे। तो इस डेफिनेशन से आगे बढ़िए। नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल। वेरी सिंपली अगर मैं इसे यहाँ पे लिख के बता दूं इसका मीनिंग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रेजेक्टरी का मतलब है पाथ ट्रेस्ड। क्या मतलब है जी? पाथ Path trace. ट्रेस्ड क्या मतलब बनेगा इसका? जी बेटा। सर किसी पार्टिकल का पाथ ट्रेस करना, मतलब वो जहां जहां जा रहा है उसके पाथ को डिटेक्ट करना। हाँ जी, पार्टिकल अपनी मोशन के दौरान जो भी पाथ ट्रेस करेगा वो डेफिनेटली उसका ट्रेजेक्टरी कहलाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा जो सेटिंग देख लूं। जी बच्चों, क्या बात हो रही थी? ट्रेजेक्टरी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो क्या लिखा हमने? जी पाथ ट्रेस, सर. उसका मीनिंग मैंने आपको बताया, द कर्व दैट इज ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल एज द टाइम प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, अब पार्टिकल जो है वो सफर कर रहा है, चल रहा है, तो वो एक कर्व ट्रेस कर रहा है, उसका वो जो रास्ता जहां से वो गुजर रहा है वो एक कर्व बन रही है, उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, या सिंपली पाथ ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। क्लियर होगी डेफिनेशन? Yes, sir. The curve that is traced सर by a moving particle as the time progresses is called trajectory or path of the particle। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं जी। तो let at any instant the particle is at point P। फर्ज करते हैं एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, कंसीडर पार्टिकल इज मूविंग
और किसी टाइम पे वो कहाँ पे है, पॉइंट पी पे है, हुज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर। मैं आपको ऐसे स्केच करके दिखा देता हूँ जी। ये वो कर्व शो किया मैंने जहां पे पार्टिकल जब मूव कर रहा है, और फर्ज करते हैं कि किसी पॉइंट किसी टाइम टी पे पार्टिकल जहां पॉइंट पी पे है, ठीक है। अब क्या है, ये ओरिजिन है, ये उसका वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम उसके मोशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, ये हम उसका पोजीशन वेक्टर आपको शो कर रहे हैं जी, ओ पी जिसे लिखा गया है, और इसे हम किससे जाहिर कर रहे हैं जी, आर से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये वो ट्रिजेक्ट्री है, उस पार्टिकल का पाथ है जिसपे वो मूव कर रहा है। सिंस द पार्टिकल इज मूविंग, द वेक्टर आर विल चेंज विद टाइम। देखें जैसे जैसे उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी, डेफिनेटली उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज होता रहेगा। सो आर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आर किसका फंक्शन बन गया, टाइम का फंक्शन बन गया, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे। जैसे टाइम बदलेगा, पार्टिकल अपनी पोजीशन बदलेगा, क्योंकि पार्टिकल मोशन की हालत में है। सो डेफिनेटली उसके रिस्पेक्टिव उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। सो वी से आर इज अ फंक्शन ऑफ t, and we can therefore specify the path of the particle by the vector equation। इसे हम वेक्टर इक्वेशन से फिर यूं लिखेंगे, r is equal to r of t, जिसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि r is a function of time। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको? जी सर। ठीक है, आगे हम दो बेसिक डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको पहले भी पता होंगी, अच्छे से पता होंगी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उन्हें। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है जी? वैसे आप में से अगर कोई पहले बताए तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। वेलोसिटी की डेफिनेशन कोई बोलेगा जी? Sir, time rate of change of displacement एक्सीलेंट and एक्सीलेंट, is a vector quantity. जी जबरदस्त, ठीक है। Let r be the position of the particle at any point p and at any time t। तो r is equal to r of t आपको बता दिया, r is a function of t। कहते हैं we define the rate of displacement of the particle। वो जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, उससे हम वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऊपर हम ऑलरेडी कह चुके हैं r इज अ फंक्शन ऑफ t। सो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल is called the velocity of the particle at any instant t। और ये जो फिर वेक्टर होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या आ गया, उसके उस पर चेंज अप्लाई करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो डी बाई डी टी, टाइम के लिहाज से हमने उसकी चेंज को देखना है। तो उस आर के साथ जैसे हम अप्लाई कर देते हैं डी बाई डी टी, तो ये जो एक्सप्रेशन है फिर इसे हम क्या बोलते हैं, ये वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, जिसे हम v से जाहिर कर सकते हैं। जैसे अभी नायाब ने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? आसान है चीजें, जी सर। आगे बढ़ते जाएं जी। अब हम देख लेते हैं जी एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वही जो हमने पहले देखा, ये इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दूं। ये अब मैंने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ वी, वेलोसिटी वेक्टर। अब ये जो v है, इसे अभी हमने पिछले पेज पे क्या लिखा था, डी आर बाई डी टी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया, ये फिर डबल टाइम चेंज बन गई डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि डायरेक्टली हमने इसे कहा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये भी कह सकते हैं कि टू टाइम चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन आल्सो। क्लियर बच्चों दोनों डेफिनेशंस? जी सर। ठीक है, एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है आपकी बुक के पेज नंबर 140 पे, तो उसे अटेम्प्ट करते हैं जी।
स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा आप में से कोई। जी राबिया सलीम आप पढ़ दो। Considering a particle which is moving in such a way that its position at any time is given by. नहीं सर, ये तो solution पढ़ दिया, रुकिए मैं statement पढ़ती हूँ. A particle is moving in such a way that its position at any time it is specified by r vector. r वेक्टर आ गया, आगे मालूम क्या करना है जी, क्या मालूम करना है इसमें? आवाज। हाँ जी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपके सामने, जिसमें क्या होगा कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आपको गिवन होगा, जैसे आर यहाँ पे इस वक्त आपको नजर आ रहा है, और हमें उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो अभी हमने ये डेफिनेशंस में यही सीखा है कि जब हमें पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मिल जाता है तो हम उस पे जब एक टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, उसकी रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को, तो वो वेलोसिटी बन जाती है। और उस वेलोसिटी को फर्दर एक बार और अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यही काम इस एग्जांपल में होने वाला है जी। ये देखिए, शुरू करते हैं। ये हमारा वो वेक्टर है आर, और हम क्या कर रहे हैं, उस पर डी बाई डी टी अप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन आप सब बच्चों को अच्छी तरह से आती है ना। अब टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा जी मुबशर? टी पे पावर 3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? पावर फार्मूला से 3t स्क्वायर, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। पावर शुरू में लाई, फंक्शन लिखा, पावर में की कमी की, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव मीन टी का टी के लिहाज से 1 हो गया। इस तरह से टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन टी। आप में से कोई बच्चा मुझे जरा एक बार बता दे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं? कोई नहीं बोल रहा। सर पहले उसका फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर वेरिएबल का अलग से। ठीक है, शाबाश। जरा डिटेल में सुन लीजिए। मैं इसको यूं बताता होता हूँ बेटा बच्चों को, 3 हिस्सों में इस काम को डिवाइड कीजिए। अपने स्टेप्स अपने माइंड्स में यूं क्लियर कीजिए कि 3 स्टेप लेने हैं आपने। पहला स्टेप, जैसे आपने कहा, फंक्शन का डेरिवेटिव। ये कैसे लिया जाता है? ये बाय टेबल, बाय फार्मूला। यानी कि अगर हम इस वक्त कॉस को डिस्कस कर रहे हैं तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अभी मैंने एंगल नहीं बोला, उसका साथ का कौन है, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि वो जो एंगल है सिर्फ उसे सेम लिख देना है। एंगल वो जो भी है, जैसे यहाँ पे टी है, अब जो आपने फार्मूला लिख लिया है उसमें भी उसे सेम लिख देना है। और तीसरे स्टेप में उसका अलहदा का डेरिवेटिव। तो टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से डेफिनेटली 1 होगा, सो वो यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको जो स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। इस तरह से साइन स्क्वायर टी, इसके बारे में मैं बताता चलूं। पार होल पे आ गई है। साइन स्क्वायर टी का मतलब बेटा जी साइन टी होल स्क्वायर है। तो पार फार्मूला पहले लगेगा, पार शुरू में आएगी, फंक्शन लिखेंगे, उसकी पार में की कमी करेंगे, फिर फंक्शन के डेरिवेटिव की बारी आएगी, वही सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। तो ये एक बार मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर दिया है। वैसे ये चीज़ें आप ऑलरेडी इनसे वाकिफ़ हैं। लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t आ गया। कहीं पे कुछ ज़रूरत हो पूछने की ज़रूर पूछ लीजिएगा, चाहे आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है फिर भी आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ये हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है जी आर को विद रिस्पेक्ट टू टी, और हमने उसे v का नेम दे दिया। ये हमारा उस पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमने मालूम कर लिया है। हमें एक्सेलरेशन तक जाना है, तो ये जो वेलोसिटी वाला वेक्टर है इसे हम एक बार मजीद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और वो एक्सेलरेशन होगा जी। सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? नो सर। इस पेज पे कहीं कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नो सर। आसान हो गया, ठीक है जी सर। अच्छा जी। अब हम आगे मूव करते हैं। एक मेजर थ्योरम आगे आएगा प्रूफ के लिए, बड़ा अहम है।
इसे जरा ध्यान से तैयार करेंगे जी। फिजिकल जो आपके टेस्ट होते हैं ना, उसमें तो ये इस चैप्टर के कुछ थ्योरम्स हैं, ये तो बहुत ज्यादा परसेंटेज में चांसेस होते हैं कि यही आने होते हैं पेपर में। लेकिन आप लोग हर अपने इस पेज को इस तरह से स्टडी कीजिएगा, या हम इकट्ठे मिलके करेंगे कि जो अगर हमारा पेपर जो है वो ऑनलाइन होता है और एमसीक्यूज की शेप में होता है, तो हम इस सारे मटेरियल में से कम से कम एमसीक्यूज जो हैं वो भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएं, उनमें कहीं प्रॉब्लम ना आए हमारे। छोटी छोटी बातों को भी इसलिए हम इसमें रिकॉल करेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने। कार्टेशियन का क्या मतलब होता है बच्चों? सर 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशंस में, ठीक है। कोई और टर्म यूज होती है कार्टेशियन की बजाय? यस सर। क्या वाला? सर इजी सी थी, कोई अब माइंड में नहीं आ रही। रेक्टेंगुलर। यस सर। ठीक हो गया। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह दिया जाए, कार्टेशियन कंपोनेंट्स कह दिया जाए, मींस जैसे आपने कहा 2 डायमेंशंस, तो वही एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग के जो उसके कंपोनेंट्स हैं, हम उन पे बात करेंगे जी। अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन कह लीजिए ना होने के बराबर है। कुछ नहीं बताया उसने कि पार्टिकल क्या है, वो विद द टॉपिक हमें खुद ही सारा कुछ जो है वो कंसीडर करना पड़ता होता है। जैसे हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये यहाँ पे मैं, अच्छा जी, इसके लिए ये है वो कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x का नेम दिया गया। और ये जो बोल्ड सी, ये मैं इसको रेड से शो कर रहा हूँ, ये वो कर्व कंसीडर की है हमने जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल ने मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट की है? पॉइंट ए से। ठीक हो गया। Let at any instant the particle is at point P। फर्ज करते हैं कि किसी टाइम पे पार्टिकल जो है वो पॉइंट P पे है, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेके चल रहे हैं? एक्स वाई। जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा? उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा वो x हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट y हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट पे हम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r ले रहे हैं, इट मींस r वेक्टर क्या है? xi प्लस yj है। जी बच्चों, ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। जी सर। ठीक है, यस सर। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं कि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स पे t के लिहाज से। differentiating both sides with respect to t, so dr over dt, जिसे हम v का नेम दे सकते हैं, तो ये क्या बन गया? dx by dt of i plus dy by dt of j। तो हमारा टॉपिक क्या था कि हमने कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालने थे वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। तो इसका एक हिस्सा मुकम्मल हो गया बेटा जी। यहाँ पे कार्टेशियन के स्पेलिंग थोड़े से आप ठीक कर लीजिए, CARTESIAN होता है नोट्स में, थोड़ा सा एक दो जगह पे ये गलत लिखे हुए हैं। अच्छा, तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर हम बना चुके हैं, तो ये इस हिस्से की बात हो रही है। तो ये फिर कौन सा कंपोनेंट आ गया? ये उसका कंपोनेंट आ गया अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का, और ये वाला कौन सा आ गया? अलोंग वाई एक्सिस आ गया। तो याद रखिए, द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज dx over dt and the Cartesian component of velocity along y-axis is dy over dt। बेटा आपको याद हो, जैसे मैंने पहला टॉपिक आपको छोटा सा भी पढ़ाया,
जिसमें क्या था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी। उस टॉपिक के खत्म होते ही एक एग्जांपल आई जिसमें पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमें बताया गया और उसने कहा कि इसकी आप जो है वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वो आपको पता था कि आर को एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन है। अब ये जो आपको थ्योरम्स करवाए जा रहे हैं, ये इनके साथ के भी क्वेश्चंस हैं। आपको एक पार्टिकल के जो है वो उसका पॉइंट जो है वो दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसके वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के कार्टेशियन कंपोनेंट्स निकालिए। तो ये एज अ फार्मूला आपको याद रखना होता है, क्योंकि आगे चल के और टॉपिक साथ अटैच हो जाने हैं, तो हर किसी को अलग-अलग जगह पे जो है वो याद रखना होता है। तो आपको ये जो मैंने 2 टिक्स लगाए हैं, ये इस थ्योरम का पहला रिजल्ट है कि वेलोसिटी के जो कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस क्या है और अलोंग वाई एक्सिस क्या है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमने एक्सेलरेशन की तरफ मूव करना है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें वेलोसिटी की, जाहिर बात है ये v वाला वेक्टर ऊपर आपको जिसको इक्वेशन स्टेरिक का नाम दिया गया है, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या होती है, ith कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर होल पे स्क्वायर रूट आ गया। तो वेलोसिटी को लिखने के लिए या तो वेक्टर v के साथ मॉड का साइन लगा लें या फिर कोई वेक्टर ना लगाएं, ये स्केलर है। तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर v है डी आर ओवर डी टी, v वेक्टर अगर डी आर ओवर डी टी है तो फिर v क्या है, डी एस ओवर डी टी। समझते हैं आप? Yes, sir. फर्क क्या हुआ भला, वो था डिस्प्लेसमेंट की चेंज। वेक्टर था सर, अब ये स्केलर हो गया। हाँ जी, अब ये है डिस्टेंस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, ds ओवर dt आ गया। तो s क्या होगा फिर, s डिस्टेंस होगा पार्टिकल का along the path from some fixed point a on the path। अब हम दोबारा पार्टिकल की पोजीशन थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं फिगर दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये फर्ज अब हम ये कर लेते हैं, देखिए पहले पार्टिकल हमारे पास पॉइंट P पे था, अब हम कहते हैं पार्टिकल आ गया पॉइंट Q पे। पॉइंट Q पे अगर आया है पार्टिकल, तो देखिए उसके x में भी चेंज आई होगी और उसके y में भी चेंज आई होगी, क्योंकि P से आगे Q तक आया है। तो हमने ये कंसीडर किया है कि उसकी जो नई पोजीशन है उसके रिस्पेक्टिव उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x प्लस डेल्टा x है, और इस तरह से उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y प्लस डेल्टा y है। अब पार्टिकल पॉइंट Q पे आ गया तो डेफिनेटली उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो गया। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो R से ये जो यहाँ तक गया है, ये डेल्टा R से हम कंसिडर कर रहे हैं, और इसलिए फिर पोजीशन वेक्टर हम ले रहे हैं R प्लस डेल्टा R। पहले R था, डेल्टा R की उसमें चेंज आ गई तो वो नया पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R आ गया। और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, ये जो कर्व है तो ये डेल्टा S है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस, सॉरी। फिगर पे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, क्योंकि अब आगे कैलकुलेशन में जाने के लिए फिगर को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो बताइए बच्चों, प्रॉब्लम तो नहीं कोई? नो सर। ठीक है, ये देखिए v क्या होता है जी, जैसे हमने कहा डी आर ओवर डी टी, जानते हैं अच्छे से हम। अब अगर मैं इसमें बेटा थोड़ा सा गौर कीजिए, चेन रूल का आइडिया इस्तेमाल करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी आर ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए अगर हम इसे इससे कैंसिल भी करें तो रहेगा तो वही डी आर ओवर डी टी ही ना। ठीक है, अब कैंसिल करना मकसद हमारा नहीं था, हमने तो चेन रूल का आइडिया इस्तेमाल किया। ये जो डी एस ओवर डी टी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ये चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विच इज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। हाँ जी, तो ये v लिखा है जी अब हमने इसकी जगह पे, और साथ में डी आर ओवर डी एस ऐसे लिखा हुआ है। आगे रीजन भी बता दिया है कि डी एस ओवर डी टी v के बराबर है। सो इक्वेशन 1 के मुताबिक v वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन।
देखिए होता भी ऐसे ही है, वेक्टर है किस चीज का नाम, वही फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती है, बताती है होना, जो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी होता है। तो इसलिए वेक्टर v शो हो रहा है v इंटू डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि ये हिस्सा वेक्टर है dr over ds. So where v is the magnitude of the velocity vector and dr over ds shows the direction of the velocity. ये dr over ds जो है ये उसकी वेलोसिटी को उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब हम मजीद आगे इस पे बात करेंगे। dr over ds किस चीज का नाम, आप लोगों ने डेफिनेशन मेथड, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन मेथड अगर देखा हो तो जब हम स्टेप नंबर 4 अप्लाई कर देते हैं, स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होता है भला, लिमिट अप्लाई करना, बाकी सारे चेंज देके, चेंज को कैलकुलेट करके, डेल्टा से डिवाइड करके और लिमिट अप्लाई करते हैं, जिसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो डी आर ओवर डी एस का मतलब डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो। किसी बच्चे को इसे लिखने में कोई प्रॉब्लम हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेकेंड ईयर में आप लोग कैसे लिखते होते थे, तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये बनता है लिमिट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, बल्कि वहां डेल्टा एक्स लिखते थे, मैं वही एक्स से लिख कर दिखा देता हूँ, इसको भी एक्स बना देते हैं, और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो लेफ्ट साइड पे जो हिस्सा आता था ना आपके पास वो ये था, और उससे आप नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते थे, जब साथ लिमिट आ जाती। याद आ गया बच्चों आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो फिर यहाँ पे जी सर ऐसे ही था। हाँ यहाँ पे जो हिस्सा लिखा हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब आपको? ये वाला डी आर ओवर डी एस को ये क्यों लिखा है कि जी डेल्टा क्यों आ गया? हम ये डेल्टा यूज करते थे मैथ्स में, ये डेल्टा भी यूज होता है फिजिक्स में, खास तौर पे आपको इन दोनों के डिफरेंस का भी पता होगा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज के लिए इस्तेमाल होता है और ये उसकी निस्बत लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल यहाँ पे कोई इतना इसका इशू नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर है पैरेलल टू टेंजेंट एट पॉइंट बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, याद रखिए इसे हमने कहा कि ये क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये कोई ऐसा वेक्टर होगा, मैं दोबारा फिगर पे जाके आपको समझाता हूँ। अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, ये तो ये इसके पैरेलल कोई वेक्टर होगा, ठीक है। या यहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, ये बातें आपके अगले लेक्चर्स में भी काम आएंगी, यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए ये क्या शो किया बच्चे जी, मैंने टेंजेंट लाइन बनाई है। अब जो पार्टिकल की वेलोसिटी के आगे हम एक रिजल्ट भी पढ़ेंगे, किसी पॉइंट पे जब पार्टिकल एक कर्व पे मूव कर रहा हो तो किसी पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इंटायरली अलोंग द टेंजेंट होती है। देखिए जैसे ये क्यू पी को अप्रोच करेगा, तवज्जो रखिएगा मेरी बात पे सारे बच्चे, जैसे जैसे पॉइंट क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करेगा, मतलब क्या है, हम पार्टिकल को वापस लेके आ रहे हैं या उसके शुरू के हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे, इसको मैं ये इधर ये कि वो कर्व आर्क और कॉर्ड जो है वो मैच कर जाएंगे, जितना छोटा डिस्टेंस आएगा वो कॉर्ड और आर्क जो है वो एक ही लाइन कंसीडर होंगे और मैच कर देंगे और उनकी रेशियो जो है वो 1 आ जाएगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आर्क Yes, sir. आर्क क्या होती है और कॉर्ड क्या होती है? देखें ये Sir, ये क्यूज, कर्व जो है ये आर्क
एक्सीलेंट। और Q से P तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो कॉर्ड है। Chord है. तो जैसे मैंने कहा कि Q का P को अप्रोच करना, इट मींस डेल्टा S का 0 को अप्रोच करना। Q से P तक डिस्टेंस को डेल्टा S कहा है ना हमने। तो जब डेल्टा S 0 को अप्रोच करेगा तो PQ आर्क और PQ कॉर्ड्स जो हैं ये बराबर हो जाएंगी और उनकी रेशो जो है वो 1 आ जाएगी। ये बात यहाँ मैंने आपको समझाई है और अब मैं आपको दोबारा उसी स्टेप पे लेके चल रहा हूँ। इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड को जो है वो हम 1 बोल रहे हैं। यहाँ देखिए जी, अब वो जो dr/ds है, अब हम उसकी मैग्नीट्यूड निकालने लगे हैं। तो लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 के साथ देखिए डेल्टा एस का 0 को अप्रोच करना, ये मैंने आपको बता दिया। इट मींस Q का P को अप्रोच करना, और जब Q P को अप्रोच करता है तो कॉर्ड PQ और आर्क PQ तकरीबन बराबर हो जाते हैं और इसलिए उनकी रेशो जो है वो 1 बन जाएगी। तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ गई जी। तो अब हम कह सकते हैं कि वो जो dr/ds है वो क्या है, T यूनिट वेक्टर। T क्यों, उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट थी और मैग्नीट्यूड 1 है तो इसलिए उसे T कैप से ज़ाहिर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि T कैप इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू टेंजेंट एट पॉइंट P। बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही. बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही? सर आ Yes, रही है। sir. हाँ जी, चलें, किसी एक एंड पे इशू होगा, कोई बात नहीं, वो 1-2 स्टेप्स जो हैं वो आप उसको कवर कर लेंगे उसमें रिकॉर्डिंग को देख के। ठीक है, यहाँ पे ये अब प्रॉब्लम आ रही है कि लेस देन 1 मिनट में है हम मीटिंग सेशन जो खत्म हो जाएगा, दोबारा उसे लिंक को क्लिक कीजिएगा और दोबारा से हम इसको क्लोज करते हैं टॉपिक को आके।